डिस्क्रिप्शन फॉर ए सेट या फिर रिप्रेजेंटेशन फॉर ए सेट. सो वी कैन डिस्क्राइब ए सेट बाय टू मैनर, बाय टू फॉर्म्स. फर्स्ट इज रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म एंड द सेकंड गोइंग टू बी सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है, दो फॉर्म्स रहेगी. तो फर्स्ट है हमारी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन या टेबुलर फॉर्म डिस्क्रिप्शंस. सेकंड रहेगी सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन या फिर डिस्क्रिप्शंस. ये दो फॉर्म्स रहेगी. ठीक है, चलो. तो सबसे पहले रोस्टर और टेबुलर की बात करती हूँ. रोस्टर या टेबुलर मतलब टेबल बना पा रहे हो आप. अब वो टेबल हम वर्टिकली ना बना के हम हॉरिजॉन्टली बनाएंगे, लिस्ट आउट करेंगे. तो इस फॉर्म में क्या रहेगा, इन दिस फॉर्म all the elements of a set are listed separated by commas and enclosed within the braces curly braces. All the elements are listed, horizontally list out करेंगे. They will be separated by commas and we will put them inside the curly brackets. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अभी हमने देखा था ना, सेट ऑफ वॉवल्स. सेट ऑफ वॉवल्स अभी हमने देखा था, माना उस सेट को मैंने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया. तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, ए ई आई ओ यू. सेपरेट देम बाय कोमास एंड पुट इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स. तो ये जो इस सेट का रिप्रेजेंटेशन हुआ वो कौन सा हुआ, रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हो गया. कैपिटल ए सेट के लिए नोटेशन है, कैपिटल ए कैपिटल वाई कुछ भी, एनी नोटेशन यू कैन यूज़. ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, राइट. स्मॉल यू बिलोंग्स टू कैपिटल ए सेट. एंड मुझे पता है स्मॉल एम, मतलब स्मॉल एम क्या, एम नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, है ना. बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू, आगे समझ में. चलो ठीक है. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की. ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, मैं लिख देती हूँ पहले. इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possess a single common property, possess a single common property which is not possessed by any other element outside the set. क्या लिखा है इसमें, इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पोसेस दिस सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, मतलब एक करेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी होगी विच इज़ नॉट पोसेस्ड बाय एनी अदर एलिमेंट आउटसाइड द सेट. तो यहाँ पर जैसे इस केस में जो आएंगे सेट के एलिमेंट्स एक प्रॉपर्टी के थ्रू डिफाइंड होंगे. वो कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई रूल हो सकता है, कोई डेफिनेशन हो सकती है, कोई फॉर्मूला हो सकता है, कोई इक्वेशन हो सकती है. रिगार्डिंग माई पॉइंट, कोई भी करेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी हो सकती है जिसको वो एलिमेंट सेटिस्फाइड कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं. तो इस फॉर्म में एलिमेंट उस करेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी के थ्रू डिफाइंड होएगा. ठीक है, यहाँ पर हम लोग नोटेशन यूज़ करेंगे सेट बिल्डर के लिए. ठीक है, सेट बिल्डर को हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट एक्स कॉलन एक्स हैज़ प्रॉपर्टी, मान लो कोई पी प्रॉपर्टी है.
इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये स्ट्रक्चर है, ढांचा है, इस ढांचे में लिखेंगे। ये ढांचा किसके लिए है? सेट बिल्डर के लिए है, स्ट्रक्चर। फॉर सेट बिल्डर। और इसको हम रीड कैसे करेंगे? हम इसको रीड करेंगे, एक सेकेंड, हम इसको रीड करेंगे, ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसके लिए रीड करेंगे सेट ऑफ ऑल, कर्ली ब्रैकेट को रीड करेंगे सेट ऑफ ऑल। फिर यहाँ पे जो भी आपके पास है एक्स, ठीक है, ये जो कॉलन लिखा है, कॉलन हो या फिर इस तरीके से स्लैश हो, इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है, सेट ऑफ ऑल एक्स, सॉरी ऐसा होगा, कॉलन हो या फिर ये, इसको रीड करेंगे सच दैट, ठीक है, सच दैट। ये तो है ही, ये तो लिखा हुआ है लैंग्वेज एक्स हैज़ प्रॉपर्टी पी। तो कैसे रीड किया? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स हैज़ प्रॉपर्टी पी, ऐसे हम इसको रीड करेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, अच्छा ओके, जैसे ये इस एग्जाम्पल को पहले देखो, तुम इस एग्जाम्पल को देखो, ये वाला एग्जाम्पल लो, कौन सा एग्जाम्पल है? सेट ऑफ वोवल्स। मान लो ये सेट ए ही है, इसको मुझे किस में लिखना है? सेट बिल्डर में। तो मैं क्या लिखूंगी? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल। काम खत्म, काम खत्म। सेट ऑफ वोवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म से लिख दिया, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए, अच्छा ओके माय बैड, सच दैट का यही था बेटा, जनरली कॉलन लगा दो या फिर ये लगा दो, ठीक है। अब आपको क्या समझ में आ रहा है रोस्टर में और सेट बिल्डर में? भाई अगर मैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म लिख रही हूँ तो वहाँ पर एलिमेंट जो है ना वो विजुअल कंडीशन में होंगे, है ना, हम उनको देख पा रहे हैं, हाँ इस सेट में ये एलिमेंट है, ठीक है। बट जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में वो एलिमेंट हमारे पास विजुअल पोजीशन में नहीं होंगे, वो जिस प्रॉपर्टी जिस रूल को फॉलो कर रहे हैं वो रूल वहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर हम एलिमेंट को देख नहीं पा रहे, इसमें एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं, बस वो प्रॉपर्टी है कि वो वोवल है, ठीक है। यहाँ पर वो एलिमेंट कौन कौन से वो हम देख भी पा रहे हैं, ठीक है। तो ये दो है। तो जो जनरल फॉर्म जो रहेगी वो आगे चल के हम देखेंगे वो सेट बिल्डर ही रहेगी। आई बात समझ में? दोनों फॉर्म्स क्लियर है? चलिए अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिनमें हम सेट्स को रोस्टर फॉर्म से एंड टेबुलर फॉर्म से दोनों से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, अच्छा ओके, नंबर सिस्टम तो पता है ना आप लोगों को। सबसे पहले ओके एग्जाम्पल अभी मैं लूँगी एक बार, ठीक है, उससे पहले नंबर सिस्टम देख लो, बहुत से बच्चे कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, फटाफट से नंबर सिस्टम देख लो। उसके बाद मैं एग्जाम्पल लूँगी, एक्चुअली पहले यही दे देना था मुझे, कोई बात नहीं अभी ले लो। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्या आता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। मैं ऐसा सिंबल भी यूज़ कर सकती हूँ, इसके लिए नोटेशन हो गया एन। अच्छा, इसको अगर मैंने किस रोस्टर फॉर्म में लिखा, रोस्टर फॉर्म में, तो 1, 2, 3, 4, अच्छा एक चीज़, अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं, तो चलते ही जा रहे हैं, दे विल टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। बहुत सारे एलिमेंट है, तो अब सारे एलिमेंट्स को ना लिख के हम रोस्टर फॉर्म में क्या लिख दें? डैट डैट डैश लगा के ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, अगर इनफाइनाइट सेट है तो, ठीक है। अच्छा, और इसी को अगर मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, या एक्स इज ए नेचुरल नंबर, कुछ भी लिख दो, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। चलो नंबर सिस्टम में दूसरा आता है हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है बट डब्ल्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा तो इट स्टार्ट फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, कीप गोइंग लाइक दैट। और इसी को अगर मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा तो क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए होल नंबर, काम खत्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स,
इसके लिए हम नोटेशन यूज़ करते हैं, या तो z यूज़ करते हैं या फिर हम i यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो, तो इसमें सारे होल नंबर्स आते हैं विद द नेगेटिव्स, राइट। तो ये सेट जैसे कि हम इसको लिखेंगे जैसे कि -3 है ना, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 keep going. Hello everyone, welcome in Aspiring SS. Okay, so in the today's class we are going to start our first chapter which is sets. ठीक है, सो क्लास 11 मैथ्स का हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा सेट, बहुत ही बेसिक चैप्टर है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो हमारा है ये चैप्टर 1 विच इज सेट्स, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन। ओके, सो डेफिनेशन ऑफ सेट। चलो, क्या होता है सेट, क्या होता है सेट, ठीक है। तो सेट इज व्हाट, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट एनीथिंग, कुछ भी, एनी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन मैथ्स सेट टू बी ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो इस डेफिनेशन में दो थिंग्स हमारे पास आई है, एक तो वेल डिफाइंड और एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो मैंने बता दिया, एनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग हमारे मैथ्स में क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट कहलाती है। और एक वर्ड आया है यहाँ पर वेल डिफाइंड, ठीक है। चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट डाउन द डेफिनेशन, देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट आर दीज मीनिंग्स। ओके, सो ए वेल डिफाइंड, ठीक है, ए वेल डिफाइंड collection of objects is called a set, ठीक है। ऑब्जेक्ट दैट मीन्स एनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, said to be a objects in our maths. And what is the meaning of this well definedness? मैंने क्या बोला, कलेक्शन ले लिया है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का, तो वो कलेक्शन मेरा सेट कहलाएगा, प्रोवाइडेड दैट कलेक्शन शुड बी वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंडनेस से मतलब यहाँ पर ये है कि उस सेट, सॉरी उस कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, मेरे पास जो भी ऑब्जेक्ट्स है और मैं जो कलेक्शन बनाने वाली हूँ, उस कलेक्शन में कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा और कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। There should not be any confusion between inclusion and exclusion of objects in the collection. आई बात समझ में, ये मतलब है वेल डिफाइंड की। तो मतलब कौन से ऑब्जेक्ट्स मेरे कलेक्शन में आने हैं उसमें और कौन से नहीं आने हैं उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कलेक्शन अगर मैंने एक ले लिया तो वो कलेक्शन कहलाता है सेट। कोई भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स का हम लोग कलेक्शन ले सकते हैं, वो वेल डिफाइंड होगा तो उसको हम बोल देंगे सेट। आ गया समझ में? ओके, तो इसका क्या मतलब है वेल डिफाइंड का? वेल डिफाइंड का मतलब है देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन should not be any confusion between inclusion and exclusion of objects in the collection, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप का वेल डिफाइंड कलेक्शन लिया ऑब्जेक्ट्स का तो वो हमारा कहलाएगा एक सेट, ठीक है। जनरली बच्चों के माइंड में वो कोई भी कलेक्शन ले लिया वो सेट होगा, ना जी, हर कलेक्शन सेट नहीं होता है। कलेक्शन शुड बी वेल डिफाइंड, तो वो कलेक्शन कहलाता है हमारा सेट। जैसे एग्जांपल लिया मैंने मैंने एक तो लिया एग्जांपल, मैंने लिया है कलेक्शन ऑफ ऑल vowels in English alphabet, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हमारे वोवल्स होते हैं? आई नो, ए, ई, आई, ओ,
यू। ये 5 लेटर्स हमारे वोवल्स होते हैं, इसके अलावा कोई भी लेटर मेरा वोवल नहीं होता है। तो मतलब मैं अपने कलेक्शन में इन 5 लेटर्स को लूँगी। तो ये जो कलेक्शन ले लिया वो हमारा वेल डिफाइंड है। ये जो कलेक्शन है वो क्या हो गया, वेल डिफाइंड। क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने कुछ अदर लेटर लिया, जैसे एम लिया, एन लिया, के लिया, पी लिया, तो दे आर नॉट वोवल, तो ये कभी भी मेरे कलेक्शन में नहीं आएंगे। तो दिस कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड एंड हैंस इट इज़ ए सेट। वेल डिफाइंड है तो ये क्या हो गया, सेट हो गया। ठीक है। अच्छा, सपोज करो मैंने दूसरा कलेक्शन लिया, एक आपकी स्कूल से ही लेती हूँ। दूसरा कलेक्शन लिया मैंने, कलेक्शन ऑफ ऑल गुड टीचर्स इन योर स्कूल। कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स इन योर स्कूल। तो आप जो भी बच्चा ये लेक्चर देख रहा है उसकी जो भी स्कूल है, तो आप खुद सोचो आपकी स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं, क्या आप उन टीचर्स में से गुड टीचर्स का एक कलेक्शन ले सकते हो क्या? आपने बोला हाँ ले सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये टीचर्स गुड हैं। अब गुड आप उनको किन पैरामीटर से बोलोगे, किन पैरामीटर से आप उनको गुड बताओगे? आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि जो पैरामीटर्स हैं, है ना, कि उनका टीचिंग स्किल अच्छा है, वो डिसिप्लिन है, या उनका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, या व्हाटएवर जो भी है, राइट। आप किस सेंस में, किन किन पैरामीटर्स में उनको गुड बताओगे? तो आपके लिए वो पैरामीटर्स अलग होंगे, किसी अदर बच्चे के लिए वो पैरामीटर्स अलग होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो गुड टीचर वर्ड जो दिया है वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये वेरी पर्सन टू पर्सन बोले तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। आई बात समझ में? सो दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड एज दिस इज वेग। दिस वर्ड good is vague, so it is very student to student. ठीक है, very student to student, so this will implies not well defined. Not well defined implies not a set. ठीक है। तो एट द प्लेस ऑफ गुड अगर मैंने कोई और वर्ड भी यूज़ किया, जैसे कि फीमेल है तो ब्यूटीफुल टीचर्स, मेल है तो हैंडसम टीचर्स, या डिसिप्लिन टीचर्स, या ऑनेस्ट टीचर्स, है ना, कुछ भी ऐसा अगर मैंने वर्ड यूज़ कर लिया जो कि यूनिवर्सल नहीं है, जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आई बात समझ में? जैसे आप बोलोगे ब्यूटीफुल तो यूनिवर्सल है। क्यों बाबा? ब्यूटीफुल जो दिखने में गुड लुकिंग है डजंट मीन कि वो ब्यूटीफुल है ना, राइट। कोई नेचर से ब्यूटीफुल बनता है, कोई अपनी सुंदरता से ब्यूटीफुल बनता है, कोई किसी अदर पैरामीटर से सुंदर ब्यूटीफुल बनता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो कुछ भी अगर एक ऐसा वर्ड आ जाता है जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मतलब वो यूनिक नहीं है, वो स्टैंडर्ड नहीं है, यूनिवर्सली वो यूनिक नहीं है एक। ठीक है। तो ऐसा कलेक्शन कभी भी वेल डिफाइंड नहीं होगा, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, सो वो कलेक्शन कभी भी सेट नहीं होगा। आई बात समझ में? चलो ऐसे ही एक एग्जाम्पल लिया मैंने, कलेक्शन ऑफ ऑल क्रिकेट प्लेयर्स who were run out at 99, collection of all cricket players in the world, ठीक है, collection of all cricket players in the world who were run out at 99 in test matches. ठीक है, collection of all cricket players in the world who were run out at 99 in the test matches. बताओ बच्चा, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है? यस है, क्योंकि बीसीसीआई बोर्ड जो भी है, जो भी हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो भी है ना, नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स जो भी है, उनके परफॉर्मेंस का जो चार्ट रखता है, ठीक है, उनके पास ये चार्ट भी होगा पक्का कि जो टेस्ट मैचेस में 99 पर रन आउट हुए होंगे, तो वो क्रिकेट प्लेयर्स के जो नेम हैं वो तो एक लिस्ट आउट होगी, वो लिस्ट स्टैंडर्ड होगी ना, आज की डेट तक स्टैंडर्ड होगी ना, उसको तो चेंज कर नहीं सकते हो कि आपने उसमें अपनी मर्जी से विराट को डाल दिया, कोहली को डाल दिया, या किसी अदर इंटरनेशनल प्लेयर को डाल दिया। सॉरी, विराट कोहली बता रहा था, सेम आई वाज सेइंग कि विराट को डाल दिया, MS धोनी को डाल दिया, नहीं ना,
वो जो भी लिस्ट होगी वो स्टैंडर्ड लिस्ट होगी ना, आप अपनी मर्जी से थोड़ी ना किसी को डाल सकते हो और किसी को निकाल सकते हो उस लिस्ट से। दोज वर रन आउट एट 99 इन द टेस्ट मैचेस। तो ये जो लिस्ट होगी स्टैंडर्ड होगी, मतलब ये जो कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइंड होगा, दैट्स वाई ये क्या होगा, एक सेट होगा। आ गई बात समझ में? यस, सो इट इज़ क्लियरली इट इज़ अ वेल डिफाइंड, क्लियरली it is a well defined collection so form a set। ठीक है, ऐसे मैंने ले लिया कलेक्शन ऑफ रिवर्स, कलेक्शन ऑफ नेम ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, या कलेक्शन ऑफ सॉरी रिवर्स लेते हैं, कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, ऑफ इंडियन यूनियन लिख दो या ऑफ इंडिया लिख दो। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया अगर मैंने बोला है तो क्या ये कलेक्शन जो होगा वेल डिफाइंड होगा? जो जो इंडिया में रिवर्स है वेल डिफाइंड होगा ना। अगर मैंने बोला नील जो है, नील रिवर इंडिया में, तो वो तो नहीं आएगी ना इंडिया में कलेक्शन, राइट? तो यस, ये कलेक्शन भी हमारा क्या होगा, वेल डिफाइंड। सो इम्प्लाइज ए सेट। अच्छा, मैंने ले लिया ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, कलेक्शन ऑफ ऑल मोस्ट डेंजरस एलिमेंट्स इन द वर्ल्ड। तो क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा? डेंजरस एलिमेंट्स, बताओ। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा? कोई कोई बच्चे बोल देंगे हाँ जी वेल डिफाइंड होगा, हमने लायन देखा, हमने क्रोकोडाइल देखा, राइट, हमने स्नेक्स देखे, लाइक, ठीक है। तो आप बोलोगे डेंजरस एलिमेंट्स हैं। बेटा कोई भी एलिमेंट डेंजरस आप किस पैरामीटर पे बोल रहे हो? क्योंकि वो अग्रेसिव हो जाता है, आपको मारने पर दौड़ता है, इस पैरामीटर पे बोल रहे हो, या वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है? नहीं ना। कभी कभी हम डिस्कवरी में देखते बहुत से लायन जो होते हैं इतने काम होते हैं, इतने शांत होते हैं, मतलब वो किसी को कोई हर्ट नहीं करते, उनके पास से अगर कोई डियर वगैरह भी निकल जाता है तो उनको कोई हर्ट नहीं करते हैं। वो अग्रेसिव कब बनते हैं? जब उनको भूख लगती है, तब हम बोलते हैं बेटा तो बहुत डेंजरस है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर डेंजरस मैंने बोल दिया, तो ये कोई फिक्स थोड़ी ना बाबा कौन सा एलिमेंट डेंजरस है, नहीं ना, राइट? तो कोई भी एलिमेंट डेंजरस नहीं है, या देखो तो सारे एलिमेंट डेंजरस है, या कोई भी डेंजरस नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, जैसे फॉर मी, मेरे को तो एक स्पाइडर से भी डर लग जाता, तो मेरे लिए तो क्या वो डेंजरस है क्या? मतलब मेरे लिए ऑफकोर्स होगी, सॉरी, मेरे लिए वो ऑफकोर्स है, या मेरे लिए ऑफकोर्स है, बट किसी अदर बच्चे के लिए थोड़ी ना होगी। स्पाइडर ही तो है बाबा, राइट? किन्हीं किन्हीं को लिजर्ड से बहुत डर लगता है, उनके लिए वो मतलब आओ बाबा क्या है ये, और किसी किसी को लिजर्ड से कोई डर नहीं लगता, वो उनको शू शू करके भगा देते हैं। आई बात समझ में? तो जो डेंजरस वर्ड है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ऐसा कोई एनिमल डेंजरस है ही नहीं, राइट? तो ये कलेक्शन भी क्या हुआ, वेल डिफाइंड नहीं हुआ। इस कलेक्शन में कौन सा एनिमल आएगा कौन सा नहीं आएगा वो वीक है, वो मतलब क्लियर ही नहीं है, राइट? तो ये कलेक्शन भी हमारा वेल डिफाइंड नहीं हुआ, दैट्स वाई ये कलेक्शन भी हमारा सेट नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक है, नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है, सो इम्प्लाइज नॉट ए सेट। ठीक है, सो लाइक ध्यान देना, जो भी हमारे पास लैंग्वेज दी रहेगी उसमें जो भी कलेक्शन हमारे पास है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है क्या वो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मतलब यूनिवर्सली करेक्ट होगा वो, तो वो सेट होगा, अदरवाइज वो सेट नहीं होगा। आई होप समझ में आ गया सेट का डेफिनेशन। ठीक है, चलो ओके, अब आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट लेते हैं नोटेशंस फॉर सेट्स।
ठीक है, नोटेशन उनको कैसे डिनोट किया जाता है। तो जनरली सेट्स आर डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स एंड वाइल देयर एलिमेंट्स, जो ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर आ रहे हैं, दे आर डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर्स। ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो जनरली सेट्स आर डिनोटेड बाय capital letters like capital X, capital Y, capital A, capital B, C, etc. ठीक है, sets are denoted by capital letters while their elements of a set are denoted by small letters. ठीक है, elements of a set are denoted by small letters like small x, small y, small a, small b, small c, etc. ठीक है, okay. Now let's take some more notations. Like suppose करो I am taking this capital X as a set. Suppose करो मैं इस set की बात कर रही हूँ और small x एक element है, एक object है, ठीक है। Capital X मेरा एक set है, small x एक object है, मतलब element है. So there are two things. Either this small x is an element of set X or this small x not an element of this set capital X. ठीक है, तो अब instead of writing language, देखो there are two things. क्या बोला मैंने लिया सेट x और स्मॉल x लिया एक एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें रहेगी, आइदर स्मॉल x बी एन एलिमेंट ऑफ सेट x, या फिर मैं लिखूँ स्मॉल x बिलोंग्स टू सेट x। तो या तो हम ये लैंग्वेज लिखें, बट मैथमेटिकली इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज लैंग्वेजेस हम केवल लिखेंगे दिस सिंबल एंड दिस सेट एलिमेंट, दिस सिंबल सेट। तो ये जो सिंबल है इसको रीड करता है बिलोंग्स टू, इस सिंबल को रीड करते हैं बिलोंग्स टू, मतलब स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X सेट। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज लैंग्वेजेस हम केवल ये सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड अगर सपोज करो हमने बताना है x डू नॉट बिलोंग्स टू सेट x, या फिर स्मॉल x नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट x। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज लैंग्वेजेस, ठीक है, हम केवल लिखेंगे दिस स्मॉल x, दिस सिंबल एंड कट दिस सिंबल एंड योर सेट। तो इस सिंबल को अगर कट कर दिया है ना, बिलोंग्स टू वाले सिंबल को कट कर दिया, तो ये आ गया नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो अब ऐसा लैंग्वेजेस नहीं लिखेंगे जैसा कि अब तक आप लिखते आए होंगे, बट नाउ 11th ऑनवर्ड्स हम नहीं लिखेंगे। अगर एलिमेंट है तो ये वाला सिंबल लगेगा जिसका मतलब बिलोंग्स टू, ये है नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। चलो ये आ गया नोटेशन। नाउ नेक्स्ट लेते हैं हम डिस्क्रिप्शंस फॉर ए सेट, कि भाई मेरे पास कोई सेट है तो उसको मैं किस किस टाइप से डिस्क्राइब कर सकती हूँ, ठीक है, किस किस टाइप से उसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, है ना। तो नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन फॉर ए सेट या फिर रिप्रेजेंटेशन फॉर ए सेट। सो वी कैन डिस्क्राइब ए सेट बाय टू फॉर्म्स। फर्स्ट इज रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म एंड द सेकंड गोइंग टू बी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, दो फॉर्म्स रहेगी। तो फर्स्ट है हमारी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन या टेबुलर फॉर्म डिस्क्रिप्शंस। सेकंड रहेगी सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन या फिर डिस्क्रिप्शंस। ये दो फॉर्म्स रहेगी, ठीक है।
चलो, तो सबसे पहले रोस्टर और टेबुलर की बात करती हूँ। रोस्टर या टेबुलर मतलब टेबल बना पा रहे हो आप। अब वो टेबल हम वर्टिकली ना बना के हम हॉरिजॉन्टली बनाएंगे, लिस्ट आउट करेंगे। तो इस फॉर्म में क्या रहेगा, इन दिस फॉर्म all the elements of a set are listed separated by commas, and enclosed within the braces curly braces. All the elements are listed, horizontally list out करेंगे, they will be separated by commas and we will put them inside the curly brackets. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अभी हमने देखा था ना, सेट ऑफ वॉवल्स। सेट ऑफ वॉवल्स अभी हमने देखा था, माना उस सेट को मैंने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, ए ई आई ओ यू, सेपरेट देम बाय कोमास एंड पुट इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये जो इस सेट का रिप्रेजेंटेशन हुआ वो कौन सा हुआ, रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हो गया। कैपिटल ए सेट के लिए नोटेशन है, कैपिटल ए कैपिटल वाई, कुछ भी एनी नोटेशन यू कैन यूज़। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, राइट, स्मॉल यू बिलोंग्स टू कैपिटल ए सेट, एंड मुझे पता है स्मॉल एम, मतलब स्मॉल एम क्या, एम नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, है ना, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू, आ गया समझ में। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, मैं लिख देती हूँ पहले, इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possess a single common property, possess a single common property which is not possessed by any other element outside the set. क्या लिखा है इसमें, इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पोसेस दिस सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, मतलब एक करेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी होगी, विच इज़ नॉट पोसेस्ड बाय एनी अदर एलिमेंट आउटसाइड द सेट। तो यहाँ पर जैसे इस केस में जो आएंगे, सेट के एलिमेंट्स एक प्रॉपर्टी के थ्रू डिफाइंड होंगे। वो कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई रूल हो सकता है, कोई डेफिनेशन हो सकती है, कोई फॉर्मूला हो सकता है, कोई इक्वेशन हो सकती है, रिगार्डिंग माई पॉइंट, कोई भी करेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी हो सकती है जिसको वो एलिमेंट सेटिस्फाइड कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। तो इस फॉर्म में एलिमेंट उस करेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी के थ्रू डिफाइंड होएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग नोटेशन यूज़ करेंगे सेट बिल्डर के लिए। ठीक है, सेट बिल्डर को हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट एक्स कॉलन एक्स हैज़ प्रॉपर्टी, मान लो कोई पी प्रॉपर्टी है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये स्ट्रक्चर है, ढांचा है, इस ढांचे में लिखेंगे। ये ढांचा किसके लिए है, सेट बिल्डर के लिए है, स्ट्रक्चर। फॉर सेट बिल्डर। और इसको हम रीड कैसे करेंगे, हम इसको रीड करेंगे, एक सेकेंड, हम इसको रीड करेंगे, ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसके लिए रीड करेंगे सेट ऑफ ऑल, कर्ली ब्रैकेट को रीड करेंगे सेट ऑफ ऑल, फिर यहाँ पे जो भी आपके पास है एक्स। ठीक है, ये जो कॉलन लिखा है, कॉलन हो या फिर ऐसे तरीके से स्लैश हो, इसका मतलब होता है सच दैट। ठीक है, सेट ऑफ ऑल एक्स
सॉरी ऐसा होगा, कॉलन हो या फिर ये, इसको रीड करेंगे सच दैट, ठीक है, सच दैट, ये तो है ही, ये तो लिखा हुआ है लैंग्वेज एक्स हैज़ प्रॉपर्टी पी। तो कैसे रीड किया, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स हैज़ प्रॉपर्टी पी, ऐसे हम इसको रीड करेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, अच्छा ओके, जैसे ये इस एग्जाम्पल को पहले देखो, तुम इस एग्जाम्पल को देखो, ये वाला एग्जाम्पल लो, कौन सा एग्जाम्पल है, सेट ऑफ वोवल्स। मान लो ये सेट ए ही है, इसको मुझे किस में लिखना है, सेट बिल्डर में, तो मैं क्या लिखूंगी, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल, काम खत्म, काम खत्म। सेट ऑफ वोवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म से लिख दिया, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए, अच्छा ओके माय बैड, सच दैट का यही था बेटा, जनरली कॉलन लगा दो या फिर ये लगा दो, ठीक है। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, रोस्टर में और सेट बिल्डर में, भाई अगर मैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म लिख रही हूँ तो वहाँ पर एलिमेंट जो है ना वो व्यूजल कंडीशन में होंगे, है ना, हम उनको देख पा रहे कि हाँ इस सेट में ये एलिमेंट है, ठीक है। बट जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में वो एलिमेंट हमारे पास व्यूजल पोजीशन में नहीं होंगे, वो जिस प्रॉपर्टी जिस रूल को फॉलो कर रहे हैं वो रूल वहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर हम एलिमेंट को देख नहीं पा रहे, इसमें एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं, बस वो प्रॉपर्टी है कि वो वोवल है, ठीक है। यहाँ पर वो एलिमेंट कौन कौन से वो हम देख भी पा रहे हैं, ठीक है। तो ये दो है। तो जो जनरल फॉर्म जो रहेगी वो आगे चल के हम देखेंगे वो सेट बिल्डर ही रहेगी। आई बात समझ में, दोनों फॉर्म्स क्लियर है। चलिए अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिनमें हम सेट्स को रोस्टर फॉर्म से एंड टेबुलर फॉर्म से दोनों से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, अच्छा ओके, नंबर सिस्टम तो पता है ना आप लोगों को, सबसे पहले ओके एग्जाम्पल अभी मैं लूँगी एक बार, ठीक है, उससे पहले नंबर सिस्टम देख लो, बहुत से बच्चे कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, फटाफट से नंबर सिस्टम देख लो। उसके बाद मैं एग्जाम्पल लूँगी, एक्चुअली पहले यही दे देना था मुझे, कोई बात नहीं अभी ले लो। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्या आता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, मैं ऐसा सिंबल भी यूज़ कर सकती हूँ, इसके लिए नोटेशन हो गया एन। अच्छा इसको अगर मैंने किस रोस्टर फॉर्म में लिखा, रोस्टर फॉर्म में तो 1, 2, 3, 4, अच्छा एक चीज़, अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं तो चलते ही जा रहे हैं, दे विल टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट, बहुत सारे एलिमेंट है, तो अब सारे एलिमेंट्स को ना लिख के हम रोस्टर फॉर्म में क्या लिख दें, डेट डैश लगा के ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे अगर इनफाइनाइट सेट है तो, ठीक है। अच्छा और इसी को अगर मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, या एक्स इज ए नेचुरल नंबर, कुछ भी लिख दो, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। चलो नंबर सिस्टम में दूसरा आता है हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है बट डब्ल्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा इसको अगर मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा तो इट इज स्टार्ट फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3 कीप गोइंग लाइक दैट, और इसी को अगर मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए होल नंबर, काम खत्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स, इसके लिए हम नोटेशन यूज़ करते हैं, या तो z यूज़ करते हैं या फिर हम i यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो तो इसमें सारे होल नंबर्स आते हैं विद द नेगेटिव्स, राइट, तो ये सेट जैसे कि हम इसको लिखेंगे जैसे कि -3 है ना, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 कीप गोइंग। अब आप बोलोगे मैम ऐसे क्यों लिखा, तो जनरली अगर मेरा जो भी सेट है वो नंबर्स का है और मैं उस सेट को रोस्टर या टेबुलर फॉर्म से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग ये है कि एलिमेंट हम सेट को क्या करें, सेट के एलिमेंट को हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे पहली बात, और दूसरी बात यह है कि किसी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं देंगे,
ठीक है, किसी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं देंगे। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने 4,4 कर लिया, ऑल्दो ये सेट गलत तो नहीं है, है ना, गलत तो नहीं होगा, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको, बट जनरली एलिमेंट्स का ना रिपीटेशन नहीं देते हैं। सेम एलिमेंट्स अपीयर्स ओनली वंस इन द रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ओबियसली बात है ना, आप लोग किसी चीज़ की लिस्ट, किन्हीं ऑब्जेक्ट्स की अगर लिस्ट बनाते हो तो आप एक ही नाम को 2 बार थोड़ी ना लिखते हो, एक ही बार लिखोगे ना, अगर वो सेम पर्सन से बिलोंग कर रहा है, सेम थिंग से बिलोंग कर रहा है तो, राइट। तो और स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग में एलिमेंट्स को, नंबर्स को, स्पेशली नंबर्स को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। चलो अब इसी को अगर सेट बिल्डर फॉर्म से लिखना है तो क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। ये इसकी करेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी हो गई, है ना, कि वो इंटीजर है। चलो उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ, सेट ऑफ रैशनल नंबर को क्या मैं सेट बिल्डर टेबुलर फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ क्या? किसी भी सेट को ध्यान देना, हम टेबुलर फॉर्म से या रोस्टर फॉर्म से तभी रिप्रेजेंट कर पाएंगे जब उस सेट के एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करें। पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करें दैट मीन्स कि अगर उस सेट का कोई एक एलिमेंट लिया है तो उस एलिमेंट के जस्ट नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट होगा, जस्ट प्रीवियस कौन सा एलिमेंट होगा, वो हमें पता होना चाहिए, है ना भाई। जब सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी तभी तो मैं लिस्ट बना पाऊंगी कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, कीप गोइंग लाइक दैट। बट जब मेरे को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि मैंने यहाँ ये लिख दिया, अब इसके बाद जस्ट नेक्स्ट कौन सा आएगा, तो मैं उसको रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, उसको टेबल कैसे बना सकती हूँ उसकी, राइट ना। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ रैशनल नंबर होते क्या, जिनको हम PYQ फॉर्म में लिख सके, पता ही है ना आप लोगों को। हाँ सपोज करो मैंने 1/2 लिखा, तो 1/2 के जस्ट नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट आएगा, कौन सा रैशनल नंबर आएगा, हमें पता है क्या? हमें नहीं पता है, राइट। हाँ तो जब सेट के एलिमेंट एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं तो उस सेट को हम कभी भी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, मतलब उनको टेबल आउट हम कर ही नहीं सकते। तो उनको हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसीलिए सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो जनरल फॉर्म कंसिडर की जाती है, जनरल डिस्क्रिप्शन कंसिडर किया जाता है फॉर द सेट्स, ठीक है, ध्यान रखना। तो ओके तो इसको हमेशा हम सेट बिल्डर से ही लिखेंगे, तो लिख देती हूँ, it will have all the x such that x is of the form of p/q, ठीक है, where p and q are the integer, मैं थोड़ा मॉडिफाइड करके लिखती हूँ where p is the integer, ठीक है, and q is any natural number and GCD of pq मतलब greatest common divisor of p and q should be 1। सेट ऑफ रैशनल नंबर के लिए सबसे स्टैंडर्ड, सबसे मोस्ट स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ये। आगे आप हायर स्टडीज़ में कितने भी चले जाओगे, सेट ऑफ रैशनल नंबर के लिए जो डेफिनेशन रहेगी वो ये रहेगी, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इन द फॉर्म ऑफ PYQ वेयर p कैन बी एनी इंटीजर वाइल q कैन बी एनी नेचुरल, क्योंकि q को अगर नेचुरल ले लिया तो ये कभी 0 नहीं होगा, राइट, चलेगा, है ना। एंड साथ में GCD ऑफ PQ शुड बी 1, मतलब p एंड q का कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सपोज करो मैंने 1/2 एलिमेंट लिया, मैंने 2/4 एलिमेंट लिया, मैंने 3/6 लिया, मैंने 4/8 लिया, तो अल्टीमेटली ये सारे किसके इक्वल है, 1/2 के ही तो इक्वल है। ये ऑल आर द रैशनल नंबर्स, बट सबको अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से अगर डिवाइड कर दूंगी तो अल्टीमेटली किसके इक्वल आ रहा है, 1/2 के तो इक्वल आ रहा है। तो ये सारे नंबर है तो सेम ही ना, सबका रिप्रेजेंटेटिव है तो 1/2 ही ना। तो अगर GCD और PQ नॉट इक्वल टू अगर 1, अगर ये मैं नहीं लगाती हूँ, अगर मैं ये नहीं लगाती हूँ तो ये सारे एलिमेंट इस सेट में आएंगे, तो ये है तो सेम ही एलिमेंट ना। तो GCD ऑफ PQ अगर 1 कर दिया तो मतलब रिपीटेशन नहीं आएगा, GCD ऑफ PQ अगर 1 कर दिया तो रिपीटेशन नहीं आएगा, सेम एलिमेंट अपीयर नहीं होगा। आगे बात समझ में, चलिए तो ध्यान रखना। चलो तो ये हो गया हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर, जिसको हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा ओके, अब आप लोगों को पता है कोई भी एलिमेंट को अगर PYQ फॉर्म में लिख दिया है तो उसको डेसिमल फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये नंबर या तो इंटीग्रल फॉर्म में होगा, मतलब या तो इंटीजर होगा, क्योंकि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, राइट। हर एक इंटीजर के अगर डिनोमिनेटर में अगर मैंने 1 पुट कर दिया तो ये PYQ फॉर्म में हो गया ना,
तो एवरी इंटीजर बी है रैशनल नंबर, इंट्रीगल वैल्यूज है मतलब नेचुरल, देखो नेचुरल पूरा होल में आ गया, होल पूरा का पूरा इंटीजर्स में आ गया, अब इंटीजर्स पूरा का पूरा रैशनल में आ गया, तो ये सारे सेट अल्टीमेटली किस में आ गए, क्यू में आ गए, ठीक है। चलो, तो इंटीजर्स तो वो रैशनल नंबर होते हैं जो इंट्रीगल वैल्यूज लेते हैं, राइट ना, डेसिमल वैल्यूज नहीं लेते हैं। अब इंटीजर्स के अलावा अगर कोई नंबर होगा जो पी वाई क्यू फॉर्म में है तो उसका तो हमेशा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। अब आप लोगों को पता ही है वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, राइट। तो ध्यान देना गाइज, ठीक है, बता ही देती हूँ, ये कुछ बेसिक ये कुछ एडवांस तो है नहीं। इसके लिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दो तरीके का होगा, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर्म में लिख देती हूँ मैं, ठीक है। 1/2 को लिखा तो ये तो 0.5 हो गया, मतलब टर्मिनेट हो गया ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, ओके। और अगर जैसे 1/3 लिया तो 1/3 क्या रहा, 0.333, कीप गोइंग लाइक दैट। इसको हम 0.3 बार भी पुट कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में है, मतलब ऑल द रेकरिंग डेसिमल्स आर द रैशनल नंबर्स। आ गई बात समझ में, जबकि ओके। अब नेक्स्ट जो आता है नंबर सिस्टम में वो कौन सा सेट आता है रैशनल के बाद, रैशनल के बाद आता है हमारे पास सेट ऑफ, रैशनल के बाद आता है सेट ऑफ, अरे बाबा एक सेकेंड, ये स्लाइड्स आगे पीछे हो गई क्या, नहीं ठीक है। रैशनल 4th नंबर पे, तो 5th नंबर पे आ जाएगा सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स के लिए जनरली ना कोई फिक्स नोटेशन नहीं होता है ना, बट मैं अपनी क्लासेस में यूज़ करूँगी क्यू सुपर स्क्रिप्ट सी, लेटर वी विल रीड इट एज क्यू कॉम्प्लीमेंट। चलो ठीक है, किसी बुक में टी यूज़ किया जाता है बट आई विल यूज़ दिस, ठीक है। ये आता है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। अच्छा, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर क्या होता है, जो कि रैशनल नहीं है, मीन्स ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म, मीन्स ए नंबर विच हैव नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। तो देखा जाए तो इर्रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिनको हमेशा डेसिमल फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और उनका जो डेसिमल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब आप आँख बंद करके कोई भी नंबर लिखो, डेसिमल डालो और उसके बाद डिजिट्स को किसी भी मैनर में आप लिखते जाओ विदाउट एनी पैटर्न, तो वो नंबर क्या होगा, आपका इर्रेशनल नंबर कहलाएगा, राइट। तो इर्रेशनल क्या हो जाएगा, इसके लिए चाहो तो सेट बिल्डर दे सकते हो, वैसा ही कुछ, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू फॉर्म, वेर यही लिख दो, वेर पी इज़ द इंटीजर एंड क्यू इज़ अ नेचुरल नंबर। अब GCD1 वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो जिसको कभी भी PYQ फॉर्म में मैं नहीं लिख सकती, या तो ये बोल दो या फिर विच हैव ए नंबर विच इज़ ए नंबर विच always be written in decimal form, which is non-terminating and non-repeating. Which is non-terminating non-repeating, which always be written in decimal form, which is non-terminating non-repeating. ये मोस्ट प्रिसाइज डेफिनेशन है, ये ध्यान रखो। ऑलवेज डेसिमल फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाएगा जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होगी और नॉन रिपीटिंग होगी, ठीक है। मतलब कि इर्रेशनल नंबर के लिए तो अनकाउंटेबल मैनी पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब कोई भी नंबर लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। अच्छा ओके, वन मोर थिंग, जैसे आप पाई इक्वल टू क्या लिखते हो, 22/7,
पाई इरेशनल नंबर है ना, पाई को अगर इक्वल टू 22/7 लिख दिया तो 22/7 तो p/q फॉर्म में आ गया, तो क्या ये इरेशनल नंबर होगा? ये तो फिर रैशनल हो गया, राइट? हाँ जी। तो बच्चे ध्यान देना, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ, मैक्सिमम बच्चों को पता रहता है, ये बेसिक का ही पार्ट है। पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। कैलकुलेशन में पाई के प्लेस पर ये यूज़ कर लिया जाता है, इक्वल टू कभी नहीं होता है। पाई का वैल्यू 3.14 मैं भी जनरली आफ्टर 2 डेसिमल याद रखती हूँ, चलता ही जाता है विदाउट एनी पैटर्न, ठीक है। ये नंबर हो गया हमारा, ई हो गया एक्सपोनेंशियल जो कि 2.718 समथिंग चलता ही जाएगा। हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर हो गया, ठीक है, प्राइम नंबर पता है ना। तो ये ऑल आर द इरेशनल नंबर्स, मतलब इनके अलावा वो अनकाउंटेबल मैनी एलिमेंट एग्जाम्पल है भाई, कुछ भी नंबर है, जैसे मैंने लिख दिया 11, अब पॉइंट, अब आफ्टर डेसिमल तुम नंबर को किसी भी पैटर्न में लिखते जाओ, मतलब आँख बंद करके डिजिट्स को कैसे भी लिखते जाओ, कैसे भी लिखते जाओ, तो वो नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। मतलब इरेशनल नंबर तो हम अपने आप बना सकते हैं, हम अपने आप बना सकते हैं इरेशनल नंबर, राइट? तो इरेशनल नंबर जो होते हैं ना अनकाउंटेबल होते हैं, उनको हम काउंट ही नहीं कर सकते इरेशनल नंबर्स को, इतने सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। आई बात समझ में? अनकाउंटेबल irrational numbers are exist, uncountable, ठीक है। जबकि रैशनल को मैं लिखूंगी तो रैशनल तो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं ना, आफ्टर डेसिमल या तो इंटीग्रल वैल्यूज हो, इंटीजर्स नहीं है तो उनका डेसिमल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन होगा, वो या तो टर्मिनेट हो जाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, तो वो तो पैटर्न है। तो रैशनल नंबर को भी हम ऐसे नॉर्मली काउंट तो नहीं कर पाएंगे, बट ऑल्दो दे आर काउंटेबल, बट जबकि इरेशनल अनकाउंटेबल है, ठीक है, ध्यान रखना ये। चलो इरेशनल आ गया। इरेशनल के बाद सबसे बड़ा सेट जो आता है वो आता है हमारा सेट ऑफ नेक्स्ट हमारे पास आता है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स। सबसे बड़ा सेट है रियल लाइन पर जो कि है आर, ठीक है। आर इसके लिए डेफिनेशन ऑफ कोर्स इसको भी हम सेट बिल्डर फॉर्म से ही देंगे। तो इट इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स आइदर ए रैशनल नंबर और एक्स एन इरेशनल नंबर, मतलब ऑल रैशनल एंड इरेशनल, सारे रैशनल इरेशनल को साथ में ले लूँगी तो मुझे क्या मिल जाएंगे? रियल नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो बोल्ड लाइन होती है ना हमारी, बोल्ड लाइन जो होती है, ये बोल्ड लाइन, इधर में ये इन्फिनिटी तक जाएगी, इधर में ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी, और इसका जो सेंटर होता है, इसका जो सेंटर होता है वो होता है ओरिजिन, दैट इज 0। बोल्ड लाइन मतलब यहाँ पर अगर मैंने कहीं पर भी अगर मार्कर को पुट किया तो वहाँ पर कोई रैशनल या इरेशनल नंबर होगा, कहीं पर भी मार्कर को अगर मैंने पुट किया तो वहाँ पर कोई रैशनल या फिर इरेशनल नंबर लाइक करेगा। बोल्ड लाइन फुल ऑफ विथ नंबर्स, ठीक है। चलिए गाइस, तो यस, तो ये हमारा नंबर सिस्टम था, बेसिक था, हो गया ये। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। क्या पॉइंट चल रहा था हमारा? सेट्स का रिप्रेजेंटेशन ले रहे थे हम रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में। अब कुछ और एग्जांपल जैसे हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स हम लोग कंसिडर करते हैं, जैसे कि कुछ भी ले लो बाबा। मैंने सपोजिट ए सेट को लिखा, ए सेट को लिखा लाइक 2 4 6 8, या फिर मैं लैंग्वेज लिखती हूँ, ठीक है। ए जो सेट है, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स दोज आर लेस देन 12, सेट ऑफ ऑल द इवन नंबर्स दोज आर लेस देन 12, ठीक है। अच्छा, तो अगर मुझे इसको किस फॉर्म में लिखना है, अगर मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर में क्या जाएगा? 2 4 6 8 10, ये आएगा। ये तो रोस्टर हो गई। इसी को अगर सेट बिल्डर में लिखना है तो क्या लिखूंगी? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट
x is equal to 2n, n is a natural number and n is strictly less than what 6. देख सकती हो ना, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट इवन नंबर को 2n से रिप्रेजेंट किया जाता है ना. इवन नंबर क्या होता है? विच इज डिविजिबल बाई 2. ऑड नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2. ठीक है. प्राइम नंबर विच हैज ओनली 2 डिवाइजर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, राइट. एंड कंपोजिट नंबर विच हैज एटलीस्ट 1 डिवाइजर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. ये 4 स्पेशल इंटीजर्स हो गए ना हमारे, नेचुरली मान लो तुम तो. ठीक है. तो इवन नंबर को 2n से रिप्रेजेंट किया जाता है. 2n n नेचुरल नंबर है और यहाँ पर n इज लेस देन 6 होगा, राइट. n लेस देन 6 है मतलब n इक्वल टू 1 2 3 4 5 तक पॉसिबिलिटी है. तो यहाँ पर n के प्लेस में 1 2 3 4 5 पुट करोगे तो तुम्हें रेस्पेक्टिवली 2 4 6 8 और 10 मिल जाएगा. आया बात समझ में? तुम ये भी बोल सकते हो या फिर तुम ऐसा भी बोल सकते हो, सेम ही डाल दो सच दैट x इज एन इवन नंबर विच इज लेस देन 12. ये भी दिख सकते हो तुम. आगे बात समझ में? चलो हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ, ध्यान देना, हर चीज़ थोड़ी ना लिखवाऊंगी बाबा, जो बेसिक है उनको तो कुछ कुछ तो मैं बोल भी दूंगी. हाँ, प्राइम और कंपोजिट नंबर्स हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते हैं, मतलब नेचुरल नंबर्स में से ही लेते हैं. प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ. कंपोजिट नंबर विच हैज़ एटलीस्ट 1 डिवाइजर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. ठीक है. ये दोनों सेट हम प्राइम नेचुरल नंबर्स में से ही लेंगे. ओके. अब 1 जो नंबर होता है वो ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है. क्लियर है? अच्छा. अब अगर मैं इवन और ऑड नंबर्स की अगर बात करती हूँ तो इवन और ऑड नंबर को भी जनरली नेचुरली लिया जाता है, बट समटाइम्स इवन एंड ऑड इंटीजर्स की भी बात करी जाती है ना. तो कभी भी इवन इंटीजर या ऑड इंटीजर की बात करी जाती है तो उस केस में गाइस आपको पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स को भी लेना पड़ेगा. ठीक है. आगे बात समझ में? अच्छा. तो इवन नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2, ऑड नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2. तो अगर मैं इवन इंटीजर्स की बात कर रही हूँ तो उसमें 0 इंक्लूड होगा. 0 इंक्लूड होगा. क्यों? क्योंकि 0 2 से डिविजिबल है. 0 हर एक नंबर से डिविजिबल है एक्सेप्ट 0 इटसेल्फ. 0 बाई 0 हमारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है. ठीक है. सो ध्यान देना, अगर हम इवन इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें 0 इंक्लूड होता है एज वेल एज पॉजिटिव और नेगेटिव सारे इवन नंबर. और ऑड इंटीजर्स की बात करें तो ऑफकोर्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स. ध्यान रखना. चलो ओके, कम टू द क्वेश्चन. हाँ, तो ये हो गया, राइट. तो सेट बिल्डर के लिए ना जो हम करेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी देते हैं उसको जरूरी नहीं वो यूनिकली डिफाइंड हो हर केस में. वो वेरी, हम उसको अपने अकॉर्डिंग उस करेक्टराइज प्रॉपर्टी को डिफाइंड कर सकते हैं, जबकि टेबुलर में तो फिक्स्ड है, उसमें कुछ चेंज हम नहीं कर सकते. चलो ठीक है. बट ये मोर प्रिसाइज और अच्छी वाली है सेट बिल्डर फॉर्म. अच्छा, जैसे सेकंड एग्जांपल लिया मैंने. अच्छा, ग्रीन ही यूज़ करेंगे ना एग्जांपल, कोई ना. चलो, जैसे मैंने बी सेट ले लिया. बी सेट लिया मैंने, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स those are less than 16. set of all the prime number those are less than 16. अब इसी सेट को अगर मुझे किस फॉर्म में लिखना है, अगर मुझे टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहला प्राइम हमारा क्या होगा? 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, उसके बाद 11 आएगा, 13 आएगा, देन 17. बट 17 इज़ ग्रेटर देन 6, तो ये यहीं पर रुक जाएगा. ठीक है. ध्यान देना गाइज, ध्यान देना, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर. ओनली इवन प्राइम नंबर 2 जो होगा ओनली इवन प्राइम नंबर होगा. 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे ऑल विल बी ऑड. ठीक है, ध्यान देना. ओके. चलो, अब इसी सेट को अगर मैंने किससे, सेट बिल्डर से रिप्रेजेंट करना है तो क्या कर दूंगी? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज लेस देन 16. आ गया समझ में? चलो ओके.
ठीक है, चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम। जैसे कि मैंने लिया राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, कुछ सेट बिल्डर फॉर्म दे रही हूँ मैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। आप कैसे बेसिक, अरे व्हाट आई एम डूइंग दिस, एग्जाम्पल है ना ये। चलो तो इसमें फर्स्ट पार्ट जैसे लिया, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड हमारे पास आ रहा है मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। मॉड दैट मीन्स ऑलवेज टेक द पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। मैंने लिया 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड कीप गोइंग लाइक दैट, ठीक है। मैंने लिया यहाँ पर सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n² प्लस 1। अच्छा ओके, ये तो ये तो मैंने उसी में लिख दिया रोस्टर में, सेट बिल्डर में, जबकि हमें रोस्टर लेना है, ठीक है। चलो अच्छा सॉरी माय बैड बेटा, मैंने मिक्सअप कर दिया। तो हम एक काम करते हैं, मैंने सेट बिल्डर लिखा, इसको मैंने रोस्टर लिख दिया, उल्टा कर दिया। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर सेट बिल्डर दे देती हूँ मैं और रोस्टर निकालती हूँ। सॉरी हाँ बच्चा, मिक्सअप कर दिया मैंने। इन सेट बिल्डर देती हूँ मैं, अब पूछ लेती हूँ रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म कर लेते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, फर्स्ट सेट इज दिस, है ना। तो ओके, तो सेकंड सेट यस, मैं ये ले लेती हूँ, एक्स इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n² प्लस 1। n इज़ ए नेचुरल नंबर एंड n इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। थर्ड में लेती हूँ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, x इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर less than 10 and 2 raised to x minus 1 is an odd integer, ठीक है। एक और ले लो, ठीक है, एक और ले लेते हैं हम। set of all x such that x is a positive integer and a डिवाइज़र ऑफ 9। चलो ठीक है, या कुछ एग्जांपल्स हमने ले लिए हैं। तो यहाँ पर सबकी क्या दी हुई है, ये टेबुलर फॉर्म्स दी हुई है और मुझे इन सभी सेट की क्या निकालनी है, रोस्टर फॉर्म। जैसे कि इन सेट को ये कैपिटल X, ये कैपिटल Y हो गया, ये कैपिटल A सेट हो गया, ये कैपिटल B सेट हो गया, मान लो, ठीक है। जनरली इनको फॉरवर्ड लिखते हैं तो बैकवर्ड लिखना थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, स्टैंडर्ड ही करते हैं हम, ठीक है। ओके, तो मान लो ये कैपिटल A सेट है, कैपिटल B सेट ये हो गया, कैपिटल C सेट ये हो गया और कैपिटल D सेट ये हो गया हमारा, ठीक है। ओके, चलिए जी, कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। मुझे लिस्ट बनानी है। तो फर्स्ट में कैसे इंटीजर आ रहे हैं, दोज आर लेस देन इक्वल टू 10, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3। तो बेटा मोड क्या रहता है, मोड इज ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, मोड इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट मुझे चाहिए मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो और इंटीजर चाहिए, तो इंटीजर कौन कौन सा आ जाए, देखो ओके, तो x इक्वल टू 3 तो आ जाएगा, 3 आ जाएगा और -3 आ जाएगा क्योंकि इक्वल टू आ रहा है। अब x इक्वल टू तुम्हारा 2 आ सकता है, -2 आ सकता है क्योंकि 2 और -2 का मोड 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन 3 है ना। x आपका क्या हो सकता है, -1 और 1 हो सकता है, और साथ में साथ x क्या हो सकता है आपका 0 हो सकता है। तो ये इंटीजर्स ऐसे हैं जो कि इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ से हमारा जो सेट A है उसके लिए जो टेबुलर फॉर्म आएगी वो आएगी यहाँ से -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने में भी लगता है कि क्या सॉल्व कर रहे हैं हम, चलो ठीक है।
बट हम टीच कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं ताकि जो बच्चा एकदम एकदम न्यू है 11th क्लास के लिए भी, है ना, एकदम न्यू, जस्ट वो 10th से 11th में आया ही है, तो उसको भी ये समझ में आए, है ना, बिगनर्स के लिए भी होना चाहिए। चलो ओके, अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं, ये तो हो गया, सेकंड कर रहे हैं। तो सेकंड में ऐसे एक्स आ रहे हैं जो कि इस फॉर्मूले से डिफाइंड हो रहे हैं, है ना, n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1, n दिया हुआ है नेचुरल है, रेस्ट्रिक्शन है दैट n इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5, मतलब 1 2 3 4 5 n के लिए ये पॉसिबिलिटीज़ है। तो इन n को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, है ना, जैसे n इक्वल टू 1 रखा, n इक्वल टू 1 पुट किया तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1/2, n इक्वल टू 2 पुट किया तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 1 दैट इज़ 1/5, n इक्वल टू 3 पुट किया तो x इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1 दैट इज़ 1/, ऊपर में n है, माई बैड, तो ये 2 रहेगा, ये 2 आ जाएगा, ऊपर में ये 3 रहेगा तो ये 3 आ जाएगा, 3/10। n इक्वल टू अगर 4 पुट किया तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/16 प्लस 1 दैट इज ये हो गया 4/17, और n इक्वल टू लास्ट 5 पुट कर दिया तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/25 प्लस 1 दैट इज़ 5/26। सो ये 5 एलिमेंट हमारे सेट बी में आ जाएंगे। ओके एक सेकेंड, अरे बाबा आज पता नहीं बोर्ड को क्या हो रहा है। तो सेट बी की रोस्टर फॉर्म क्या हो जा रही है हमारे पास 1/2 आ जाएगी, देन 2/5, देन 3/10, देन 4/17, देन 5/26, राइट। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट लो, आप सी सेट है, इसके लिए सेट बिल्डर दिया हुआ है और मुझे रोस्टर निकालना है। ओके तो सेट सी में क्या आ रहा है, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, दोज आर लेस देन 10, पॉजिटिव इंटीजर्स दोज आर लेस देन 10, ठीक है। देखो अगर ये नहीं होता, इंटीजर होते दोज आर लेस देन 10, तो बाबा 10 से छोटे सारे इंटीजर अप टू -∞ तक हो जाते हैं, ठीक है, बट इसने पॉजिटिव इंटीजर बता दिया तो ओके। 0 पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव 0 न्यूट्रल होता है, ना तो उसको पॉजिटिव में कंसिडर किया जाता है ना ही उसको नेगेटिव में कंसिडर किया जाता है। तो जब अगर आता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तब 0 को इंक्लूड किया जाता है, बट अगर पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स बोला जाता है तब 0 को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। ओके तो पॉजिटिव इंटीजर्स बोला, पॉजिटिव इंटीजर्स आर सेम एज नेचुरल नंबर्स, लेस देन 10 मतलब जो x रहेगा वो 1 से लेकर 9 तक हो सकता है, और साथ के साथ मुझे देखना है कि 2 की पावर x -1 जो आए वो क्या है, एक ऑड इंटीजर आना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो तो सी सेट के लिए लेते हैं हम, सी सेट को मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ओके तो देखो x के लिए पॉसिबिलिटी है, x जो है वो मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इस सेट में बिलोंग कर सकता है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10 है तो इस सेट में से कुछ भी आ सकता है, बट वो क्या होगा, उसके लिए मुझे चाहिए कि 2 की पावर x -1 जो आए वो क्या है, एक ऑड नंबर आए, ये क्या है मेरा एक ऑड नंबर आए। चलो तो फटाफट से x की वैल्यूज रख दो, x इक्वल टू 1 रखा तो क्या जाएगा 2 की पावर 1 -1 क्या मिला 1 ऑड नंबर है, x इज इक्वल टू 2 रखा तो 2 की पावर 2 माइनस का 1 क्या मिला, ये मेरे को 3 मिला, ऑड नंबर है। x इज इक्वल टू 3 पुट किया 2 की पावर 8 -1 क्या मिला, ये मेरे को 7 मिला, ऑड नंबर है, ठीक है। क्योंकि 2 की देखो अब आपको एक छोटी सी बात पता होगी, 2 की कोई भी पावर आप लेते हो, यू टेक 2 एनी पावर ऑफ 2, तो वो जो नंबर आएगा वो हमेशा क्या होता है, इवन होगा ना, 2 से डिविजिबल है, राइट, ओबियस ना। हाँ तो अगर किसी इवन नंबर में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी या 1 ऐड कर दूंगी तो वो नंबर क्या बन जाएगा, ऑड नंबर बन जाएगा, क्लियर ना गाइस, यस। सो द थिंग इज आप कोई भी x पुट करो 2 की पावर दिस -1 ये ऑलवेज क्या होगा, एक ऑड नंबर ही होगा, क्योंकि यू टेक एनी पावर ऑफ 2 दिस ऑलवेज बी एन इवन नंबर, ये ऑलवेज इवन नंबर है। तो 2 की पावर n-1 करो या 2 की पावर n+1 करो, ये नंबर्स ऑलवेज क्या होंगे, ऑड होंगे, राइट। तो हमारे पास x के लिए ये पूरी पॉसिबिलिटीज़ थी, तो यही हमारा सेट सी हो जा रहा है, यही हमारा सेट सी हो जा रहा है। इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट ये ध्यान देना है ना, कुछ कुछ मैं ऐसे की पॉइंट्स अगर लिखवा देती हूँ
तो उनको ध्यान में रखना। क्लाउड बना देते हैं, इस डबल स्टार से बेटर है ये क्लाउड, ठीक है। क्लाउड में कुछ भी लिखते हैं तो अपन इम्पोर्टेंट ही लिखते हैं ना, ये क्लाउड बन गया हमारा। इतना अच्छा क्लाउड नहीं बना बट ध्यान रखना ये क्लाउड है हमारा। ओके चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमारे पास डी में ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, वापस नेचुरल नंबर आ रहा है। ओके एंड विच इज़ ए डिवाइजर ऑफ 9, जो कि क्या है 9 का डिवाइजर है, मतलब जो कि 9 को डिवाइड कर पा रहा है। तो ओके तो 9 के बेसिकली डिवाइजर्स लिखने हैं यहाँ पर मुझे 9 के डिवाइजर्स लिखने हैं डी सेट के लिए। 9 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 9 को 1 डिवाइड कर सकता है, 9 को 3 डिवाइड करेगा और 9 को 9 इटसेल्फ डिवाइड करेगा, ठीक है। इसके अलावा तो 9 के और कोई डिवाइजर्स नहीं है ना। हाँ तो जो डी सेट है उसमें 1 3 9 ये 3 एलिमेंट आ जाएंगे। आ गया बात समझ में? चलिए गाइस ओके ओके और ये तो इजी से क्वेश्चन है, ये भी आपका हो जाएगा। चलो चलो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो आपके। अच्छा ये भी रोस्टर फॉर्म का यार है, रोस्टर का छोड़ो, पहले अपन कुछ और जस्टिफाई और आंसर, ठीक है ठीक है। ओके तो हमें ट्रू और फॉल्स आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स आइडेंटिफाई करना है। तो मैं 3 स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रही हूँ। मान लो ये स्टेटमेंट फर्स्ट है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है कि 35 बिलोंगिंग टू ए सेट विच इज़ डिस्क्राइबिंग बाय द सेट बिल्डर फॉर्म एज एक्स एज दैट एक्स हैज़ exactly 4 factors, 4 positive factors, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है 128 belonging to a set which is describing as set of all x as that such that the sum of all positive factors of x is 2x 2 into x, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास आ रहा है कि द एलिमेंट सपोजिड टू नॉट बिलोंगिंग टू ए सेट सच दैट x to the power 4 minus 2x square plus x plus 1 is equal to 0, ठीक है जी, ये है ओके। तो मुझे बताना है विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ट्रू फॉल्स मुझे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आपकी 11th क्लास का बुक क्वेश्चन है ओके। तो अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छे सेट्स आए हुए हैं, है ना। मैं इन सेट्स को एक्सप्लेन भी करूँगी आपको, ठीक है। मतलब पहले तो इनको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद हम ट्राई करेंगे इन सेट्स के लिए रोस्टर फॉर्म भी लिखें, ठीक है। चलो तो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को देखो तुम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया कि 35 इस सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब ये एक ऐसा सेट है जिसमें ऐसे नंबर्स आएंगे, ऐसे एक्स आएंगे विच हैज़ एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर्स, एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर्स दैट मीन्स जो उसका डिवाइज़र है, ठीक है। एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव डिवाइजर्स होने चाहिए उस नंबर के। वो सारे एलिमेंट्स किस में आएंगे? फर्स्ट वाले सेट में आएंगे, ठीक है। तो 35 के सारे फैक्टर्स देखो भाई, 35 के सारे फैक्टर्स देखो, मतलब इसके डिवाइजर्स देखो। अच्छा तो 35 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये तो हो गया 5 × 7, ठीक है। अच्छा तो 35 के डिवाइजर्स देखो, 35 को 1 एंड द नंबर इटसेल्फ तो ऑलवेज डिवाइड करेगा, वो तो किसी भी नंबर के लिए ट्रू होगा, है ना। इसके अलावा इसका फैक्टर क्या होगा? 5 होगा और इसका फैक्टर होगा 7। इसके अलावा और कोई फैक्टर्स हो सकते हैं इसके? नहीं, राइट, यस। तो 35 के एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर्स है, ठीक है, यस। सो 35 बिलोंगिंग टू माई सेट, यस। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू। चलो अच्छा अब सेकंड स्टेटमेंट देखो। चलो सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है 128 belonging to the set which is describing as it contains all x such that the sum of all the positive factors of x is 2 into x.
तो मतलब उस x के जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, मतलब पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं, उनका अगर मैंने सम कर लिया, सो दैट सम शुड बी इक्वल टू 2 टाइम नंबर इटसेल्फ, 2 टाइम नंबर इटसेल्फ। चलो, तो हमें 128 है, तो 128 के सारे पॉजिटिव फैक्टर्स मतलब पॉजिटिव डिवाइजर्स पहले निकालने होंगे, फिर उनका सम देखना होगा कि वो जो सम है 2 इंटू एक्स मतलब 128 है क्या, क्योंकि मुझे तो x इक्वल टू 128 के लिए देखना है ना। चलो, हियर x इज इक्वल टू 128 है। अच्छा, अब लकीली यहाँ पर 128 को देखे तो ये तो 2 की पावर में आ रहा है ना। 128 इज इक्वल टू 2 की पावर 7, राइट? यस, 2 रेज टू 7। तो 2 रेज टू 7 इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे भाई? 1 इसका फैक्टर होगा, 2 होगा, 2 रेज टू 2, 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 4, 2 रेज टू 5, है ना। पावर में है ना, डोंट 2 रेज टू 6 होगा और 2 रेज टू 7 दैट इज नंबर इटसेल्फ होगा। ये सारे इसके क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव फैक्टर्स आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव डिवाइजर्स आ रहे हैं। क्लियर ना? इसके अलावा कुछ होगा क्या? क्योंकि 2 की पावर में है बाबा। क्लियर है? चलो, तो मुझे अब इन सब का सम निकालना है, मुझे अब इन सब का सम निकालना है। तो अब सम लेते हैं, मतलब 1 + 2 + 2 रेज टू 2 कीप गोइंग लाइक दैट 2 रेज टू 7। अब ये सम क्या होगा? ठीक है। अच्छा, अब आप आगे वाली क्लासेस में ज्योमेट्रिक सीरीज देखोगे तो यहाँ पर ये जीपी बन रहा होगा, तो इसका सम कैसे निकालते? फॉर्मूला रहेगा, बट सिंस अभी तक तो आपके पास फॉर्मूला है नहीं, है ना, और हम बेसिक्स मतलब हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको नॉर्मली ऐड करूँगी यहाँ पर। तो चलो भाई, नॉर्मली करो, ऑल्दो जिसमें मुझे जोर आता है। चलो सम करो, ओके। तो देखो पूरा करो, 1 + 2 + पूरा ही लिख दी हूँ फिर मैं, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, पता चले मैं कुछ छोड़ दूँ, आप बोलो मैडम आपने वो तो छोड़ दिया, कैसे सम किया। चलो, तो 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4 + 2 की पावर 5 + 2 रेज टू 6 + 2 रेज टू 7। ओके, तो 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128। बेटा अब आप खुद ही देख लो, क्या ये ट्वाइस ऑफ 128 होगा क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, 256 तो नहीं होने वाला ये। चलो ऐड भी कर लो, अब ऐड कर ही रहे हैं तो हम कर लेते हैं। ये तो हो गया 10, ठीक है, ये हो गया 20, है ना, 10 + 20, 10 + 20 हो गया, और ये ये कितना हो जाएगा हमारा? इन सब को अगर ऐड कर दिया, ये कितना हो जा रहा है? दोनों को अगर मैंने इन दोनों को ही अगर ऐड किया तो ये तो 6 हो जा रहा है, यहाँ से हो गया 8 + ये हो गया 129। चलो अब मैं यहाँ से करती हूँ तो ये तो 30 हो गया। अब बाबा पूरा ही ऐड कर लेती हूँ, सॉरी बच्चा, है ना, मैंने बोला ना आई एम वेरी पुअर विद द एडिशन। ओके, ये यहाँ पर 86 ऐड करूँगी और यहाँ पर मैंने 30 ऐड कर दिया, तो ये तो आ गया 5, ये मैंने 1 अप्रोच करवा दिया, यहाँ पर हो गया ये 10 और 14, 1 245 clearly, which is not equal to 2 into 128 which is 256, है ना, which is not equal to 2x ना, 2 into x बोले तो 2x, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि 128 सेट इस सेट में बिलोंग कर रहा है, बट 128 नॉट बिलोंगिंग टू माई दिस सेट, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया, 128 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो ओके, थर्ड वाला स्टेटमेंट देखो, थर्ड बोला है कि 2 नॉट बिलोंगिंग टू दिस सेट। अच्छा ओके ओके, तो थर्ड सेट में कैसे एलिमेंट आ रहे हैं? इस 4th डिग्री इक्वेशन के जो रूट्स हैं, जो इस 4th डिग्री इक्वेशन के जो सेटिस्फाइड कर रहे हैं वो इसमें आ रहे हैं ना। तो हमें देखना है बेसिकली 2 इस इक्वेशन का रूट है या नहीं है। तो उसको कैसे चेक करोगे? x = 2 यहाँ पे पुट कर दोगे, अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो इसका रूट होगा, मतलब इस सेट में बिलोंग करेगा, अदरवाइज इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। तो मैं इसको भी यही कर देती हूँ, आगे वाली स्लाइड पे जाऊँगी तो वापस बैक आना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। फटाफट से 2 पुट करो भाई, क्लास का टाइम हो रहा है ओवर। तो ये हो जा रहा है यहाँ पर 16 + 2 × 4 minus 2 × 4 + 2 + 1, दिस विल नेवर बी इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 नहीं हो रहा है। दैट मीन्स 2 नॉट बिलोंगिंग टू माई सेट, मतलब थर्ड सेट जो है वो क्या हो गया? थर्ड स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया? ट्रू हो गया। देखो बहुत प्यारा, मुझे तो अच्छा लगता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ओके चलो, तो अब आप लोगों के लिए होमवर्क ये है
इसको तो छोड़ो, ये तो है ना, क्योंकि फोर्थ डिग्री के इक्वेशन के रूट्स निकालना, वो अभी छोड़ो, ठीक है। ये फर्स्ट सेट को और सेकंड सेट को, इन दोनों सेट्स को एटलीस्ट इनके कुछ एलिमेंट, 4-5 एलिमेंट्स लिखना सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, रोस्टर फॉर्म निकालना, एटलीस्ट रोस्टर फॉर्म के 4-5 एलिमेंट तो निकालना फर्स्ट के और सेकंड के, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। चलो ठीक है गाइस, तो आज की क्लास को तो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। इसके आगे का जो भी पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके देन।